OLE, the utopian world of online education. Hello student, welcome to OLE. Today we are going to discuss a new chapter, that is common goals of 5-year plan. So let's begin with the discussion. So student, before starting with the heading, let's understand what is planning. The question is student कि प्लानिंग क्यों की जाती है, इसका मोटिव क्या है, क्या इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन है या इसको हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझे. सो लेट्स कोट वन सिंपल डेफिनेशन. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम resources. So student, as per the definition हमें क्या बता रहा है, maximum utilization of minimum resources. So basically यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारे पास जो कम से कम resources है उसका हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा utilization कर सकते हैं, वो एक प्लानिंग होती है. अच्छा, प्लानिंग क्यों की जाती है, प्लानिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है और गवर्नमेंट को प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या उसके पीछे कोई बेसिक फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम एक क्विक लुक लेते हैं. यहाँ पर मैंने देखिए कुछ बुलेट्स लिखे हैं. पहला मैंने लिखा है कि अलोकेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, सेकेंड कंट्रोल, third direct, and fourth is target. Now student, all the things are correlated. How it's correlated? अब यहाँ पर मैंने mention तो कर दिया कि maximum utilization of minimum resources. तो मैं यहाँ पर कुछ example लिख रही हूँ, जैसे कि coal mines, metals. Here we can mention precious metal like gold, nickel, silver. Then some of the natural resources like fossil fuels. So these are the some of the prominent resources. Okay, अब ये जो resources हैं, एक तो natural resources में अगर मैं fossil fuel की बात करूं तो ये एक limited quantity में available है. ठीक है, कोल की भी हम अगर एग्जाम्पल लें तो ये भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. मेटल्स भी है, क्योंकि इनका क्या होता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, फिर उसे रिफाइन किया जाता है और फिर वो वर्किंग प्रोसेस में आता है. तो इस सब के बीच में प्लानिंग क्या अपना रोल प्ले कर रही है, प्लानिंग का इन सब से क्या रिलेशन है. सो स्टूडेंट देखिए, रिसोर्सेज तो कॉमन है बट उनको अलग अलग सेक्टर में यूज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. इसलिए यहाँ पर लिखा है अलोकेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. अब अलोकेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज मीन्स कि उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग किस एरिया पे हम उसको अलोकेट करें और उसका हमें प्रॉपर टाइमली यूटिलाइजेशन मिल जाए. इसलिए अलोकेशन भी टाइमली होना चाहिए और दूसरा यूटिलाइजेशन भी उसका प्रॉपरली टाइमली डिलीवर हो जाए. तो अलोकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर प्रीशियस एंड दे आर कॉस्टली एज वेल. सो यहाँ पर तो हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है, अलोकेट करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड डायरेक्ट एंड टारगेट, इनका मीनिंग क्या है. देखिए स्टूडेंट, अगर हम ऐसी रिसोर्सेज पर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, मीन्स सपोज ये रिसोर्सेज अगर फ्री टू एक्सेस हो जाए, मीन्स कोई भी कंपनी आकर, कोई भी पब्लिक आकर अगर इन टाइप की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगे या उससे अपना बिजनेस करने लगे, तो वो भी अपना एम क्या रखेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा. बट अभी तो मैंने ये बताया आपको कि ये लिमिटेड है. तो जब चीज़ें लिमिटेड है तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. किसका कंट्रोल होना चाहिए, एक सेंट्रल अथॉरिटी का. और करेंटली सेंट्रल अथॉरिटी क्या होगी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट होगी. किस टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है. मीन्स ऐसे रिसोर्सेस का जिसका हमें थ्रू आउट द ईयर यूटिलाइजेशन करना है और जिसके पीछे हमें प्लानिंग करनी रहती है, उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी
रहनी चाहिए ताकि वो एक पॉलिसी, एक फ्रेमवर्क, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके। तभी हम काफ़ी ये चीज़ न्यूज़ में सुनते हैं कि जो कोल माइंस होती है उनको अलोकेट या डी अलोकेट किया जाता है, ठीक है, ऑक्शन दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल से कि गवर्नमेंट कंट्रोलिंग के थ्रू ही इन रिसोर्सेज का हमें यूटिलाइजेशन मिलेगा, मीन्स एक चैनल के थ्रू मिलेगा। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट, नाउ अगर गवर्नमेंट एसोसिएटेड है तो गवर्नमेंट के साथ कंपनी भी एसोसिएटेड होगी, मे बी। अब वो कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और वो कंपनी पब्लिक सेक्टर की भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस भी हो सकती है और ONGC, सेल, BHEL, इस तरीके की नवरत्न और महारत्न कंपनीज भी हो सकती है। नाउ व्हाई कंपनी एंड गवर्नमेंट आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, यहाँ पर गवर्नमेंट और कंपनी को क्यों एसोसिएट किया गया है? इसलिए एसोसिएट किया गया है बिकॉज बोथ आर वर्किंग ऑन वन पर्टिकुलर एम, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ओके। अब डेवलपमेंट एम है तो गवर्नमेंट को किसी कंपनी के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कंपनी ही मैन्युफैक्चर करेगी उसको और कंपनी ही उसे आगे यूटिलाइजेशन फैक्टर में लेकर आएगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी हो सकती है। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कब उसका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है और कितना प्रोडक्शन आना चाहिए। मतलब अगर आप इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे तो यहाँ कंट्रोल और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इफ controlling and direction is not belong in this particular sector, then we will not justify this definition as per their meaning. इस definition का कोई meaning नहीं है अगर हम control और direct नहीं करेंगे, ठीक है। Now the last one is target. Now target play a very important role again in planning. Planning की क्यों जाती है? Objective क्या है? क्यों गवर्नमेंट 5-year planning करती थी? क्योंकि objective उसका रहता था, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली ग्रोथ रेट। मीन्स उसे ये चीज़ हमेशा एक डेटाबेस में दिखाना पड़ेगा कि फ्रॉम लास्ट 5 years टू अपकमिंग 5 years हमारा क्या एस्टिमेशन है और किस तरीके से हमारी कंट्री ग्रो करेगी, ठीक है। अगर वो कोई भी टारगेट वैल्यू नहीं लेकर चलेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट होगा या तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या वो डिग्रेड होता रहेगा। अगर हम एक एस्टिमेट वैल्यू लेंगे, हमेशा टारगेट लेकर चलेंगे, तो हमारी कंट्री भी क्या होगी, ग्रोथ करती रहेगी और डेवलप होती रहेगी। तो सिंपली coming back to the definition, the maximum utilization of minimum resources, because क्योंकि resource जो है वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाएगी, बट उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर चलता रहे, इसलिए हमें प्लानिंग करनी ज़रूरी है। सिंपल स्टूडेंट, आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं आपके घर के बजट की तरह कि हमारी जो सैलरी रहती है वो भी लिमिटेड रहती है, बट हमें प्लानिंग करनी रहती है कि हम कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करें और कितना सेव कर सकें, ताकि सेविंग से हमारे आने वाले टाइम का जो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर होगा वो एक कैलकुलेटिव मैनर में रहे, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट, so student, coming back to the topic, let's start with the discussion with planning commission. अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि प्लानिंग क्या होती है। So let me tell you what is planning commission और ये बॉडी कब बनाई गई और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव तो स्टूडेंट वेरी क्लियर के to target the growth rate in future or for forecasting the target for upcoming years, ठीक है। Now planning commission was established on 15th March 1950, okay। 15 मार्च 1950 दैट इज 1950 को प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया गया, ओके। नाउ
what type of a body it is. Planning Commission कैसी body है? तो Planning Commission student, it's a non-constitutional body. Okay, what do you mean by non-constitutional body? Non-constitutional body का मतलब क्या है? Which is not mentioned in the constitution. ठीक है, इसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख नहीं किया गया, या हम कह सकते हैं कोई भी रिटन आर्टिकल बेस्ड बॉडी नहीं है. जैसे कि एग्जाम्पल में अगर पूछे कि अगर ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफिस एंड Comptroller, Auditor General, then CGI, that is Supreme Court and High Court, all these are considered as a constitutional body because इसके बारे में डिटेल्ड में आर्टिकल में मेंशन किया गया है. किस आर्टिकल में? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में. So Planning Commission is considered as, not considered, it is actually a non-constitutional body. So क्या अभी भी Planning Commission चल रहा है? क्या उसमें कोई changes नहीं हुआ है? No. There is a change. Now Planning Commission is converted to what? Niti Aayog. And when Niti Aayog has been established, ये कब established हुआ? So it is established on 1st Jan 2015. Now what is the full form of Niti Aayog? Niti stand for National Institution for Transforming India. Okay. So Niti stand for National Institution for Transforming India. So is there any major change behind Planning Commission and Niti Aayog? So I will say not directly, but yet there are some changes. कुछ changes हुए थे नीति आयोग में इंटरनल स्ट्रक्चर में. एक तरीके से नीति आयोग के एक प्लानिंग कमीशन का रीऑर्गेनाइज्ड वर्जन क्या कहा जाता है और एक तरीके से रीनेम भी कहा गया है. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब प्लानिंग कमीशन के नाम से नहीं जानी जाती, अब वो नीति आयोग के नाम से जानी जाती है. तो एम क्या है? अभी भी एम सेम है, दैट इज टू टारगेट द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री. नाउ स्टूडेंट, अब हम ये समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन डिज़ाइन कर दी गई, ठीक है, और उसको डिज़ाइन करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव बना दिया गया कि ग्रोथ रेट टारगेट की जाए किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया स्टेट की. सो क्या इकोनॉमी स्टैंडर्ड भी इस पे बिलोंग करते हैं? क्या इकोनॉमी स्टैंडर्ड भी कोई बेसिक रोल प्ले करता है? तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखिए व्हाट हियर आई मीन टू, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स? यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? सो स्टूडेंट देखिए, इकोनॉमी की भी कुछ कैटेगरी है, वो कुछ टाइप्स में डिवाइडेड है. जैसे कि क्लासिक वर्जन में हम ये स्टडी करते हैं कि देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट, सेकेंड इज सोशलिस्टिक and third one is mixed economy. So my question here is, क्या इकोनॉमी अगर डिफरेंट कैटेगरी की होगी तो क्या प्लानिंग उस पर सेम रहेगी, क्या डिफर करेगी, या किसी भी कंट्री में इनमें से कोई भी एक इकोनॉमी फॉलो होती है तो क्या उसकी प्लानिंग चेंज होती है या प्लानिंग सेम रहती है, या ऑब्जेक्टिव चेंज होता है या ऑब्जेक्टिव सेम रहता है? तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ओके, coming to that. So student, let's first understand what is capitalist economy. Okay, वैसे तो स्टूडेंट आपको नेम से ही काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं. लाइक इसकी बहुत जनरल डेफिनेशन द इकोनॉमी विच इज़ ड्रिवन बाय द कैपिटलिस्ट मार्केट. सो एक टर्म आपको यहाँ पर याद रखना है, मार्केट. सो इसे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है. एंड बेसिकली कॉमन डेफिनेशन ये भी आती है विच इज़ ड्रिवन बाय एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर, और वी कैन से इट्स अ रोबस्ट कॉर्पोरेट बेस्ड इकोनॉमी जहाँ पर उनका मोटिव ही क्या रहता है, प्रॉफिट जनरेट करना. ठीक है, सो इट्स अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज. सो स्टूडेंट उस पर एक नज़र डालते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट आई हैव रिटन ओवर हियर
where market forces of demand and supply to determine the prices of goods and services. So student इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक वे में समझते हैं. अब यहाँ पर लिखा है वे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीन्स इकोनॉमी तो बेसिकली डिज़ाइन ही की जाती है ताकि रिसोर्सेज का यूज़ करें और उससे प्रॉफिट जनरेट करें. ठीक है, अब यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमने ए लॉन्च किया है प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली हम तभी लॉन्च करेंगे जब उसकी मार्केट में डिमांड हो. ठीक है, मीन्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये स्टडी करती है कंपनी कि हमें ऐसा प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है कि जिसकी डिमांड हो और डिमांड से ही हम उसकी सप्लाई यूनिट डिज़ाइन कर सकेंगे, दैट इज प्रोडक्शन यूनिट. जब ये प्रोडक्ट मार्केट में इंटीग्रेट करेगा या ऐसा प्रोडक्ट जब मार्केट में इंजेक्ट किया जाएगा और इंजेक्ट करने पर जब उसकी परचेजिंग होगी, उस परचेजिंग के बेसिस पे हमें उसका प्राइस डिफाइन करना इजी रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जा रहा है जो मार्केट में बहुत डिमांडेबल है, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की प्राइस जो है बहुत हाई कर दें, ठीक है, अब डिमांड तो है बट प्राइस आपने हाई कर दिया, अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को वही लोग परचेस कर पाएंगे जो वो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, अग्री. लेकिन जो पॉपुलेशन रेशियो है वो हमेशा रिच कैटेगरी या वेल्दी कैटेगरी में तो फॉल नहीं होता है, उसमें तो बहुत सारी कैटेगरी आती हैं, जैसे कि वेल्दी कैटेगरी भी आती है, ठीक है, एवरेज पेयर्स भी आते हैं, बिलो एवरेज पेयर्स भी आते हैं. तो ऐसे प्रोडक्ट को जो बायर्स बनेंगे वो लिमिटेड बन जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर कंपनी इस प्रोडक्ट की प्राइस एक रेंज में रखती है या एक रेशियो को देखते हुए रखती है, लाइक बिटवीन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द मेजर ऑडियंस, अगर वो मेजर पर्टिकुलर ग्रुप को कवर कर रही है तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस होगा वो कैसा होगा, नॉमिनल होगा, ताकि उसको सभी परचेज कर सकें. यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट, डेली यूज वेजिटेबल्स का. ठीक है, अब वेजिटेबल्स इज द लाइक बेसिक इम्यूनिटी, ये हम लोगों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, हर किसी की नीड है, तो इसको कौन खरीद पाएगा, जो इसको पे कर सकता है, बट ये तो नॉर्मल रेंज का होना चाहिए क्योंकि ये तो नीड है. नीड मीन्स क्या कि डिमांडेबल गुड्स है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट से हमें ये समझना है कि ऐसे जो मार्केट क्रिएटर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो उनका मेन स्ट्रैटेजी ये रहता है कि हम उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में हो और उसकी प्राइजेस उसके परचेज बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि वो कितना परचेज हो रहा है मार्केट में. अगर हम प्राइस पहले ही प्री डिफाइन कर दें तो हम मार्केट के रेशियो को स्टडी नहीं कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डिमांडेबल है कि नहीं है, क्योंकि हमने ये सोच के तो लॉन्च कर दिया कि वो डिमांडेबल है, बट क्या यूज़र उसे पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, सो वो उसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज producer are free to choose occupation. Now student, this is very important point. Producer are free to choose occupation. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी है, एक मार्केट इकोनॉमी है. जब मैं बात करती हूँ मार्केट इकोनॉमी की, तो स्टूडेंट प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पे कोई एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक कहना चाहिए आइडियल गवर्नमेंट का केस नहीं आता. यहाँ पर इस इकोनॉमी को क्रिएट करने के लिए वो एक गवर्नमेंट भी हो सकती है, सरकार भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है. अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए स्टूडेंट क्यों लिखा है, क्योंकि जो कैपिटल इकोनॉमी होती है वो आपको फ्रीडम देती है. किस चीज़ का फ्रीडम, कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सको. तो ये तो हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है, नो. क्या वो
किसी पर्टिकुलर एरिया में ही हमेशा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? क्या वो एरिया चेंज नहीं कर सकता? ऐसा भी नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि सैमसंग एक कंपनी है, वो कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है। सिमिलरली जो आप इतनी सारी एमएनसीज देखेंगे तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करती है। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज देख लीजिए या कोई भी कंपनी देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, तो उनके प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो लिमिटेड नहीं रहते हैं। वो ज़्यादातर फोकस ये करते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च कर सके या वेरिएंट्स लॉन्च कर सके उसके। तो यहाँ पर मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट रहता है वो कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास, इंडिविजुअल के पास चॉइस रहती है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, उस प्रोडक्ट चूज कर सके और लॉन्च कर सके। मीन्स उसके पास फ्रीडम है। ठीक है, अब वापस से आते हैं यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, प्रोड्यूसर फ्री टू चूज द ऑक्यूपेशन। अब देखो उन्होंने चूज क्यों किया, वो फर्स्ट डेफिनेशन से कनेक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्टडी की थी कि वो प्रोडक्ट जो है वो डिमांडेबल होगा, इसलिए वो लॉन्च कर रहे हैं। और वो चूज क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी इकोनॉमी उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड इंडिविजुअल गेन। जब स्टडी की है कि डिमांड में है और प्राइजेस भी उसके लॉन्च के बाद और उसकी सप्लाई यूनिट पर डिपेंड की जाएगी लॉन्च के बाद कि वो कितना मार्केट में डिमांडेबल है, तो डेफिनेटली इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो सभी का होता है, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट रेशियो के प्रोडक्ट परचेज होने के बाद मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर बेचने के बाद हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो ये पूरी स्टडी एक कंपनी या एक गवर्नमेंट या एक इंडिविजुअल स्टडी करके रखता है, ये उसकी प्लानिंग है। ठीक है, इसलिए ये प्लानिंग का पार्ट बन रहा है आज जो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अगर वो ये प्लानिंग नहीं करेगा तो उसे प्रोडक्ट लॉन्च करने पर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आई हैव रोट सम small points or we can say words, that is first is demand, then it's domestic and then it's foreign. Now student, all the 3 points are extremely connected plus important. अब ये क्यों बोला मैंने, देखिए जो कंपनी होगी या जो सरकार होगी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रही है, उनके कंसेप्ट को फॉलो कर रही है, वो अपने स्ट्रैटेजी में ये 3 वर्ड जरूर रखेगी, या कहना चाहिए उसकी प्लानिंग में ये 3 वर्ड जरूर रखेगी। क्या? पहला तो जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो डिमांड में हो। ठीक है, दूसरा वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में उसका मैक्सिमम डिमांड है तभी मैं लॉन्च कर रहा हूं, प्लस उसका फॉरेन मार्केट में भी डिमांड है। अब ये डोमेस्टिक प्लस फॉरेन मार्केट में डिमांड दोनों जगह है तो डेफिनेटली उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सो डिमांड प्लस डोमेस्टिक प्लस फॉरेन, तो ये तीनों मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। प्राइसिंग आपने क्राउड के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के अकॉर्डिंग अगर फिक्स की है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। नाउ कमिंग टू दी लास्ट पॉइंट, रिलेटिवली चीपर प्लस परचेजिंग पावर। नाउ स्टूडेंट, जब भी कंपनी इन सारी स्ट्रेटजीज के साथ ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो उसका एम हमेशा कैसी ऑडियंस या कैसा पॉपुलेशन रेशियो होगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वो कवर करना चाहेगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी? सो स्टूडेंट, यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये वो पॉपुलेशन रेशियो है जो उस प्रोडक्ट को परचेज करने की कैपेसिटी रखती है। अगर आप प्रोडक्ट बहुत महंगा कर दोगे तो सिर्फ वेल्दी पीपल ही उसको परचेज कर पाएंगे। अगर आप प्रोडक्ट बहुत चीप कर दोगे तो वो एक तरीके से मार्केट में अपना कमांड या कहना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ नहीं जनरेट कर पाएगा, क्योंकि लोग उस पर उतना ध्यान ही नहीं देंगे बहुत चीप प्रोडक्ट पे। या तो मार्केटिंग की जाती है फ्री पे कि आप बिल्कुल भी पे मत करिए,
ठीक है। सेकंड, रिलेटिवली लो क्यों? ताकि परचेजिंग पावर, एक पेइंग कैपेसिटी होती है हर एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की, वो उसे अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंसिडर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर के फॉर्म में देखा जाता है कि जब ये 4 पॉइंट्स वैलिड है तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, सक्सेसफुल रहेगा मार्केट में। सो यहाँ पर स्टूडेंट हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों पढ़ी? क्योंकि ये जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, उसके क्या प्रोज और कॉन्स थे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मैं थोड़े प्रोज और कॉन्स बताऊंगी और फाइनली वी विल डिस्कस द मिक्स्ड इकोनॉमी, बट इन व्हाट टर्म्स? इन प्लानिंग टर्म्स। अभी हम इकोनॉमी नहीं डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ, हम इकोनॉमी के पीछे उसकी प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, होप यू एंजॉय दिस सेशन। थैंक